प्यारे प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है। आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, किसी गांव के दक्षिणी छोर पर बनी एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रमेश नाम का एक 15 वर्षीय लड़का अकेला रहता था। झोपड़ी की दीवारें जंजर थी साध संगत, और छत पर फूस के स्थान पर अब डांट पड़ी थी साध संगत। यही उसका घर था। अब ये घर और भी सुना लग रहा था, क्योंकि अभी कुछ ही सप्ताह पहले रमेश के पिता की एक अस्पष्ट बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी साध संगत। रमेश पूरी तरह से अनाथ हो चुका था। उसकी माँ के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उसके जन्म के कुछ ही दिन बाद साध संगत उसकी माँ का भी निधन हो गया था। पिता ही उसका सब कुछ थे, और अब वो भी नहीं थे साध संगत। इस दुनिया में अब रमेश का कोई अपना नहीं बचा था। हालांकि गांव में उसके एक मुंह बोले चाचा रहते थे, जो पिता के दूर के रिश्तेदार थे साध संगत। पिता के जीवित रहते तो वो कभी कभार आ जाया करते थे, लेकिन पिता के चले जाने के बाद उन्होंने रमेश से मुंह मोड़ लिया था। उन्हें लगा कि अब ये अनाथ लड़का उन पर बोझ बन जाएगा और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उन पर आ पड़ेगी साध संगत। इस डर से उन्होंने रमेश से सारा मेलजोल बंद कर दिया साध संगत। अब रमेश वास्तव में अकेला था। रमेश के पास ना तो खेती के लिए कोई जमीन थी, ना ही कोई बचत या पैसे। पिता मजदूरी करके जो कुछ कमाते उसी से गुजारा चलता था साध संगत। अब वो सहारा भी चला गया था। पिता के जाने के बाद साध संगत जी, रमेश पूरी तरह से टूट गया था और अकेला पड़ गया था। रातों को वो अकेले जंजर झोपड़ी में बैठकर सोचता रहता, अब उसका जीवन कैसे चलेगा। भविष्य अंधकार में लग रहा था, पर कहते हैं ना कि पेट की भूख अक्सर इंसान को कुछ करने पर मजबूर कर ही देती है। रमेश के साथ भी ऐसा ही हुआ साध संगत। उसकी झोपड़ी में खाने का सामान पूरी तरह से खत्म हो चुका था। पड़ोसियों या गांव वालों में से किसी ने भी उस अनाथ लड़के की मदद करनी जरूरी नहीं समझी साध संगत। और जो मुंह बोले चाचा थे, उन्होंने तो बहुत पहले ही उससे मुंह फेर लिया था। एक रात जब भूख ने उसका पेट मड़ोड़ा शुरू किया साध संगत, तो वो अपनी मिट्टी की झोपड़ी के बाहर बैठा यही सोच रहा था कि अब क्या होगा। मृत्यु तक का ख्याल उसके मन में आया। फिर अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा, अगर जिंदा रहना है और पेट की भूख मिटानी है तो कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने ठान लिया कि वो अगली सुबह गांव में काम की तलाश में निकलेगा। अगली सुबह रमेश अपनी झोपड़ी से काम की तलाश में निकल गया साध संगत। चलते हुए वो सोच रहा था कि उसने तो कभी कोई काम किया ही नहीं। साध संगत जी, आखिर कोई उसे काम किया। साध संगत जी झोपड़ी से काम की तलाश में निकल गया। चलते हुए वो सोच रहा था कि उसने तो कभी कोई काम किया ही नहीं, आखिर कोई उसे काम क्यों देगा। उसका कोई अनुभव नहीं था साध संगत। लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। निराशा और भूख ने उसमें एक अजीब सा दृढ़ संकल्प भर दिया था। चलते चलते वो गांव के बाहर एक बड़े खेत के पास पहुंचा। वहां कुछ मजदूर मिट्टी खोदने और ढोने का काम कर रहे थे साध संगत। रमेश ने हिम्मत जुटाई और एक दिखने में सहृदय मजदूर के पास जाकर पूछा, चाचा क्या मुझे भी यहाँ काम मिल सकता है?
मजदूर ने रमेश को उसके फटे पुराने कपड़े में देखा और पूछा, बेटा ये काम कर पाएगा? ये मिट्टी ढोने का काम है, बहुत मेहनत का है। रमेश ने तुरंत कहा, हाँ चाचा, मैं कर लूँगा। मजदूर ने साथ संगत फिर पूछा, पहले कभी किया है ऐसा काम? साथ संगत जी, रमेश ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, मैंने कभी कोई काम नहीं किया। मजदूर ने सिर हिलाते हुए कहा, फिर कैसे कर लेगा काम तू? ये सुनकर साथ संगत रमेश का गला भर आया। उसने हाथ जोड़कर विनती की, चाचा कृपा करके मुझे काम दे दीजिए। पिछले कुछ दिनों से अच्छे से खाना भी नहीं खाया। इस दुनिया में मेरा अब कोई नहीं रहा, मैं अंत हो चुका हूँ। अगर आप मुझे काम दोगे तो आज रात को कुछ खा पाऊंगा। साथ संगत जी, रमेश की बात सुनकर मजदूर को तरस आ गया। उसने कहा, चल ठीक है बेटा, जितना काम करेगा उतने ही पैसे मिल जाएंगे। काम खत्म होने के बाद रमेश की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत एक टोकरी उठाई और मिट्टी भरनी शुरू कर दी। काम करने के जोश में उसने शुरुआत में कुछ कटोरियां अच्छे तरीके से भरी और ढोई साथ संगत, लेकिन धीरे धीरे उसका जोश ठंडा पड़ने लगा। उसकी कमर और हाथों में दर्द होने लगा। उसने कभी इतना शारीरिक श्रम नहीं किया था साथ संगत, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बार बार अपने मन में पेट की भूख और उन पैसों की कल्पना करता रहा जिससे उसे रात का खाना मिल सके। इस हौसले से वो लगातार काम करते रहा। शाम को जब काम खत्म हुआ तो मजदूर ने साथ संगत जी रमेश को उसकी मेहनत के अनुसार कुछ पैसे दिए। रमेश ने पैसे हाथ में लिए तो साथ संगत वो खुश भी हुआ और उसकी आंखें लंबी हो गई। साथ संगत, ये पैसे उसकी अपनी मेहनत की कमाई थे, जीवन की पहली कमाई। उसने इन पैसों का महत्व समझा। वो पैसे लेकर सीधा गांव की एक छोटी सी दुकान पर पहुंचा। उसने साथ संगत वहां से थोड़े से चावल, दाल और खाना बनाने का तेल खरीदा। सामान लेकर वो अपनी मिट्टी की झोपड़ी में लौट आया। उसने चूल्हा जलाया, एक बर्तन चूल्हे पे रखा और दाल चावल बनाने लगा। साथ संगत, जैसे जैसे खाना बन रहा था उसे अपने पिता की याद आने लगी। कैसे वो इसी जगह इसी चूल्हे के पास बैठकर उसके लिए साथ संगत जी, लेकिन उसके पिता उसके साथ नहीं थे। एक गहरी उदासी ने उसके घेर लिया। साथ संगत, खाना खाकर रमेश अपनी चारपाई पर लेट गया। तभी साथ संगत जी उसने सोचा, आज तो काम करके कुछ पैसे मिल गए, पर क्या करेगा, पैसे तो रोज कमाने पड़ेंगे। उसने तय किया कि साथ संगत वो कल फिर उसी जगह जाएगा जहां आज उसने काम किया था। ये सोच के साथ वो थकान और चिंता के मिले जुले भावों के साथ सो गया। अगली सुबह रमेश उम्मीद से भरा हुआ जल्दी उठ गया। पिछले दिन की कमाई से मिले चावल दाल का एक हिस्सा उसने रात में ही पानी में भिगो दिया था। साथ संगत, उसने एक सादा सा भोजन बनाया और खाया। शरीर में कल के काम की थकान तो थी साथ संगत, लेकिन पेट भरा होने से एक नई ऊर्जा भी थी। साथ संगत, उसने सोचा, आज फिर वही काम मिल जाए, बस इतना ही काफी है। वो उसी खेत की ओर चल पड़ा जहाँ कल उसने मिट्टी ढोई थी। परंतु साथ संगत, जब वो खेत के पास पहुंचा तो साथ संगत वहाँ का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था। साथ संगत, कल जहाँ दर्जन भर मजदूर हंसते काम कर देते थे, साथ संगत आज वहाँ सन्नाटा परासा था। खेत खाली था, बस दूर एक कोने में खेत का मालिक एक किसान अपने बैलों को हाँकते हुए नजर आया।
साथ संगत रमेश ने हिम्मत बटोरी और उस किसान के पास जाकर पूछा, मालिक, यहाँ कल कुछ मजदूर काम कर रहे थे, आज वे कहाँ हैं? किसान ने रमेश को उपेक्षा भरी नजर से देखा और बोला, उनका नाम खत्म हो गया है, मिट्टी का काम पूरा हो चुका है, अब पता नहीं वो कहाँ काम रह गए होंगे। सासंगत रमेश के मन में एक ठंडी हवा सासंगत जी दौड़ आई। उसकी उम्मीदें जो एक पल पहले तक आसमान छू रही थी धराशायी हो गई। सासंगत चिंता की लकीरें उसके माथे पर उभर आई। उसने किसान से कुछ और नहीं पूछा, वो चुपचाप वहां से खिसक लिया और गांव की तरफ चल दिया। उसने सोचा गांव में ही कहीं कोई छोटा मोटा काम तो मिल जाएगा। सासंगत वो गांव की गलियों में घूमता रहा, किसी से पूछा, काका कोई काम चाहिए? तो किसी से विनती करता, चाचा कोई छोटा काम दे दीजिए। लेकिन हर जगह से सासंगत उसे मनाही सुनने को मिला। कोई नहीं चाहता था कि एक अनाथ अनुभवीहीन लड़के को काम पर रखकर अपना सिरदर्द बनाए। सासंगत जी दोपहर का समय हो चला था, सूरज तेज हो रहा था और रमेश का पीठ फिर से मरोड़ने लगा। वो हताशा होकर गांव की गलियों में बेनकसद घूम रहा था। सासंगत जैसे कोई भटकी हुई आत्मा। सासंगत जी चलते चलते वो गांव के बाहरी हिस्से में पहुंच गया, जहां रास्ते के किनारे एक मध्यम आकार का गोदाम बना हुआ था। ये गोदाम गांव के व्यापारी का था। सासंगत जहां आसपास के इलाकों से आने वाला गेहूं और चावल बोरियों में भरकर रखा जाता था, फिर ट्रकों में लाद कर शहर भेजा जाता था। गोदाम के सामने एक छोटा सा कार्यालय था, जहां एक मुनीम हिसाब किताब लिखता बैठता था। सासंगत रमेश ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। मुनीम अपने कागजात में व्यस्त था। सासंगत रमेश ने धीरे से आवाज लगाई, मुनीम जी। मुनीम ने सिर उठाया। वो गांव का ही रहने वाला था, इसीलिए रमेश को पहचान गया। उसके चेहरे पर एक सहानुभूतिपूर्ण फिर भी सासंगत जी व्यापारिक भाव आया। अरे रमेश बेटा, तू यहाँ कैसे? तुम्हारे बापू का तो अफसोस हुआ सुनकर। सासंगत जी रमेश ने सिर झुकाते हुए कहा, मुनीम जी आप तो जानते ही हैं मेरे बारे में। पिताजी अब मेरे नहीं रहे, मेरा जीवन बहुत कठिन हो गया है, कहीं काम नहीं मिल रहा। अगर आप यहाँ कोई काम दिला देंगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पर। मुनीम ने कुछ पल सोचा, उसकी नज़र रमेश के दुबले तले पर दृढ़ निश्चय से भरे चेहरे पर गई। सासंगत फिर वो बोला, रमेश बेटा, यहाँ का काम तो बोरियां उठाने का है, बहुत भारी होता है, तुमसे नहीं हो पाएगा। उसने फिर कुछ सोचा, जैसे कोई विकल्प तलाश रहा हो। हाँ, एक काम है तेरे लिए, यहाँ सफाई का काम रहता है। सुबह सुबह आकर गोदाम की जगह झाड़ू बुहारी करनी होगी। सासंगत जहाँ जहाँ से गेहूँ चावल के दाने बिखर जाते हैं, उन्हें इकट्ठा करके अलग रखना होगा। काम छोटा है और पैसे भी उतने ही कम मिलेंगे, महीने के 800। सासंगत जी 800 रमेश के लिए ये एक बड़ी रकम थी। एक महीने तक काम करने का मतलब था 30 दिनों तक पेट भर खाना खाना। सासंगत उसकी आंखों में एक चमक दौड़ गई। उसने तुरंत कहा, जी मुनीम जी, मैं कर सकता हूँ, मुझे मंजूर है। मुनीम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, कल सुबह से काम पर लग जाओ, समय से आना। उस रात सासंगत रमेश की नींद बड़ी मीठी थी। उसे एक नौकरी मिल गई थी। हफ्ते दर हफ्ते मजदूरी ढूंढने की टेंशन अब नहीं थी। सासंगत एक महीने तक के लिए उसके जीवन में एक ठहराव आ गया। उसने सोचा अब उसे कोई चिंता नहीं। अगले दिन सुबह ही
सासंगत जी, रमेश गोदाम पहुंच गया। मुनीब ने उसे एक बड़ा झाड़ू और कुछ कूड़ेदान दिए। काम सीधा था, पूरे गोदाम के फर्श को साफ करना, कोनों में जमी धूल और मकड़ी के जाले हटाना, और जहाँ कहीं भी अनाज के दाने जमीन पर बिखरे हो उन्हें सावधानी से बटोर कर एक अलग बोरी में डालना। सासंगत, रमेश ने पूरी लगन से काम करना शुरू कर दिया। सासंगत, वो हर कोने को साफ करता, दाने दाने को संभाल कर उठाता। उसकी ईमानदारी और मेहनत मुनीम की नज़रों से बची नहीं रही। सासंगत, दोपहर को मुनीम ने उसे चाय पिलाई और कहा, बेटा ऐसे ही लगन से काम करते रहो, कुछ महीने बाद मैं मालिक से तुम्हारे पैसे बढ़वाने की बात करूँगा। रमेश ने खुशी से कहा, मुनीम जी आप चिंता न करिए, मैं पूरी ईमानदारी और लगन से काम करूँगा, पैसे ही पूरा। सासंगत, 1 महीना बीत गया। सासंगत, रमेश रोज समय पर आता, अपना काम पूरी शिद्दत से करता। मुनीम भी उससे खुश था, उसे समय समय पर चाय पानी देता रहता। 1 महीना पूरा होने पर मुनीम ने रमेश को 800 नकद दी। पहली बार अपने हाथ में 1 महीने की तनख्वाह रहते हुए सासंगत जी, रमेश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने उन पैसों से राशन खरीदा और कुछ पैसे बचा भी लिए। उसे लग रहा था कि अब उसका जीवन एक पटरी पर आ गया है। एक दिन की बात है, शाम का वक्त था। रमेश गोदाम में बिखरे चावल के दाने बटोर कर बोरियों में भर रहा था। तभी मुनीम आया और बोला, रमेश बेटा क्या कर रहे हो? रमेश ने कहा, मुनीम जी बस ये आखिरी काम था, अब खत्म हो गया। मुनीब ने कहा, अच्छा जी, बात यह है कि आज रात को 9 बजे तक छोटा ट्रक आने वाला है, चावल की बोरियां लाद कर लाया है, उतारनी है। आज तो दूसरे मजदूर भी नहीं आए हैं, बस एक लड़का। क्या तुम आज के लिए उस ट्रक से बोरियां उतार कर रख सकते हो? सासंगत, रमेश ने बिना सोचे समझे कहा, मुनीम जी आपने कह दिया तो समझो मैंने कर दिया, मैं कर लूँगा। मुनीम ने कहा, तुम चिंता मत करना, मैं भी यही हूँ। काम खत्म होने पर साथ ही घर चलेंगे। रात के करीब 9 बजे एक छोटा ट्रक गोदाम के सामने रुका। अंधेरा घना था और तभी से हल्की हल्की बारिश हो गई। सासंगत, मुनीम अपनी छतरी के लिए खड़ा था। रमेश और दूसरा लड़का जल्दी जल्दी ट्रक से भारी भारी बोरियां उतारने लगे। बारिश की वजह से जगह फिसलन भरी हो रही थी। रमेश के लिए ये काम वाकई मुश्किल था। बोरियां बहुत भारी थी, पर वह हिम्मत से एक एक बोरिया उठाता और गोदाम के अंदर ले जाकर रख देता। सासंगत, कुछ देर में ज़्यादातर बोरियां सासंगत जी उतर चुकी थी। ट्रक पर सिर्फ आखिर 2-3 बोरियां बची थी। रमेश ने आखिरी बोरी को जोर लगाकर उठाया। वो बोरी सामान्य से ज़्यादा भारी लग रही थी। वो सावधानी से कदम बढ़ा रहा था, लेकिन बारिश में भीगी हुई सासंगत जी जमीन पर उसका और पैर फिसल गया। वो संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा, पर असफल रहा। धड़ाम से वो जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो गिरा, उसके नीचे आई चावल की बोरी भी जोर से जमीन से टकराई और फट गई। सफ़ेद चावल के दाने हर तरफ बिखर गए और तेज होती बारिश में भीगने लगे। ये सब कुछ पल भर में हुआ। मुनीब की आंखों के सामने ही उसका सारा चावल बारिश की भेंट चढ़ रहा था। सासंगत, मुनीब का चेहरा तुरंत क्रोध से लाल हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे रमेश पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तूने क्या कर दिया? सारे चावल खराब कर दिए। मालिक मुझसे पूछेंगे, ध्यान से काम नहीं कर सकता क्या? मैंने तुझे अपना समझकर काम पर रखा था, पर तूने क्या कर दिया? अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? रमेश कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो दर्द से करा रहा था और मुनीम के शब्द उस पर बाणों की तरह बरस रहे थे। सासंगत,
उसने कोशिश की, मुनीम जी के पैर फिसल गया था। मैं साथ संगत मुनीम ने उसकी बात काट दी। तो ध्यान से नहीं कर सकता काम, कल से काम पर मत आना। साथ संगत जी, रमेश मायूस होकर वहीं खड़ा रह गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। उसकी हालत और मजबूरी ने उसकी सच्चाई को दबा दिया था। साथ संगत मुनीम गुस्से में गोदाम का दरवाजा बंद करके अकेला ही चला गया। साथ संगत जी, रमेश वहीं बारिश में खड़ा रहा गोदाम के बाहर। उसके कपड़े पहले ही भीग चुके थे, पर अब उसका मन भी भीग रहा था। वो सोचता रहा, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने जानबूझकर तो ये नहीं किया। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।